अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरुकी मुराकामी की शोरा आफाक किताब नॉर्वेजियन वुड के 5वें हिस्से को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मेरे दिल में उस मुखलिसपन के लिए और तौसीफ उभरी। उसके पास कोई भी हुनर होता वो मेरे और नौकों के साथ जरूर बांटता, लेकिन नागासावा हर चीज अपने इर्द गिर्द सब लोगों में फैलाता। वो लड़कियों के साथ हम बिस्तरी के लिए मरा नहीं जाता था। उसको हवस नहीं थी, बल्कि ये बस उसके लिए एक खेल था। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे लड़कियों के साथ हम बिस्तरी का इतना शौक था। ये मेरी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का आसान तरीका था, जिसको छूना और पकड़ना अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद जो कुछ होता, उससे गुजरने के बाद इस काम से नफरत हो जाती। जब मेरी आंख खुलती तो मेरे साथ एक अजनबी लड़की सो रही होती और कमरा शराब की गैर खुशगवार बू से भरा होता। कमरे के पर्दे, रोशनी और बिस्तर खास किस्म के होटल की अक्कासी कर रहे होते, जहां नौजवान लड़के या लड़कियां हम बिस्तरी के लिए कमरा किराए पर हासिल करते। मेरा सर धुएं से भरा होता। फिर वो लड़की बेदार होती और पूरे कमरे में अपने कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर देती और जुराबें और ब्रा पहनते हुए कहती कि यकीनन तुमने रात को कॉन्डोम इस्तेमाल किया होगा। ये मेरा उस महीने में सबसे बुरा दिन था। फिर वो आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप दुरुस्त करती, सुर्खी लगाती, आंखों पर मसनूई भवें चिपकाती और साथ साथ सर दर्द की शिकायत करती जाती। मुझे बड़े हाल यूं सारी रात नहीं गुजारनी चाहिए थी, लेकिन ये जो हमें इस तरह का काम लेकर कर देते हैं, उनको तो अपनी कमीशन से मतलब होता है। बाहर बेशक कर्फ्यू ना लगा हो और मुझे इस मुलाकात के लिए रात का पास लेकर बाहर निकलना पड़ता था। मुझे भी सारी रात होटल में ठहरना होता कि मैं उससे पहले हॉस्टल वापस नहीं जा सकता था। आधी रात को, और वो भी इस हालत में, सुबह के वक्त वापसी पर मुझे अपने आप से घिन आती। सूरज की रोशनी आंखों को चुभती और हर एक चीज धुंधलाई हुई नजर आती। सर चकरा रहा होता, ऐसे महसूस होता जैसे सारा मुंह रेत से भरा हुआ है। जब मैं इस तरीके से 3-4 लड़कियों के साथ शब बसर कर चुका था, तो मैंने नागासावा से कहा कि तुम ये काम 70 मर्तबा कर चुके हो। ये सब तुम्हें बेमैनी नहीं लगता? उसने कहा, मुबारक हो, इस बात से ये साबित होता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। एक के बाद एक अजनबी औरत के साथ रात गुजारने के बाद आप कौन सा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं? तुम ये सब करके बस थक जाते हो और तुम्हारी बेजारी तुम्हारी अपनी जात के साथ बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर तुम इस आदत को जारी क्यों रखते हो? इसके बारे में वजाहत मुश्किल है। तुम्हें पता है दोस्तोवस्की ने जोए के बारे में क्या कहा है? ये ऐसे ही है कि उसके पास बेशुमार इम्कानात हों तो सबसे मुश्किल काम उससे गुरेज करना होता है। मतलब समझ आया? मसलन देखो, सूरज गरूब होता है, लड़कियां बाहर निकलती हैं और शराब पीती हैं। वो किस चीज की तलाश में आवारागर्दी करती हैं, और वो जो चीज तलाश करती हैं वो उनको मैं दे सकता हूँ। पानी के नल से पानी पीना सबसे आसान काम है, और इससे पहले कि उनको इस बात का पता चले मैं अपना काम कर लेता हूँ, और वो मुझसे यही तवक्का करती हैं। और इम्कान से मेरा मतलब यही है कि तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? और इस इम्कान को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास एक खास तरह की अहलियत मौजूद है कि तुम इस मौके को जाया कर दोगे। पता नहीं, मुझे कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे तसव्वुर से बाहर है। नागासावा ने कहा, अपने इर्द गिर्द नेमतों को गिनो। वो अमीर खानदान से था। वो किसी भी अच्छे इलाके में फ्लैट लेकर रह सकता था, लेकिन चूंकि उसको औरतबाजी में आसानी होती थी, इसलिए हॉस्टल में रहता। उसके बाप को यह खदशा था कि अगर उसको अकेला रहने दिया तो वो उस काम के अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए उसको मजबूर किया गया कि यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान वो 4 साल हॉस्टल में ही रहे। लेकिन नागासावा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हॉस्टल के कवायद और ज़वाबित ने उसकी सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं डाली। जब उसका दिल करता वो रात भर की इजाजत लेकर औरतों का शिकार करने या किसी दोस्त के फ्लैट में रात गुजारने चला जाता। बाकी लोगों के लिए ये इजाजतनामा नामुमकिन था, लेकिन उसके लिए महज ये फ्री पास की हैसियत रखता था, और अगर उसमें उसकी रजामंदी शामिल होती तो यही सहूलत मुझे भी हासिल होती। नागासावा के साले अव्वल से एक मुस्तकिल दोस्त भी थी। उसका नाम हिटसुमी था और वो उसकी हम उम्र थी। मैं उससे कई दफा मिला था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो एक आम शक्लो सूरत की लड़की थी, और मैं हैरान था कि नागासावा जैसा लड़का ऐसी आम सूरत लड़की के साथ इतने साल से कैसे है। लेकिन जब मैं हिटोशोमी से मिला और उस बात को कायल हो गया कि वो बहुत अच्छी है। वो खामोश, तबाह, ज़हीन, हस्बी मिजाज की मालिक, ख्याल रखने वाली, और लिबास के इंतखाब में भी उसका जवाब नहीं था। वो मुझे पसंद थी। मैं सोचता था अगर मेरी दोस्त हिटोशोमी की तरह होती तो मैं यूं जगह जगह औरतों से मुंह न मारता रहता। वो भी मुझे पसंद करती थी, और उसने साले अव्वल के एक ग्रुप का मेंबर बना दिया, और यूं मेरे और उसके दोहरे तल्लुकात हो गए। लेकिन मैंने माजी के तजर्बे से सीखा था, इसलिए अलावा हदूद मुलाकात की सिर्फ नागासावा की मौजूदगी ही में उससे कभी कभार मुलाकात होती। जब नागासावा ने कहा तब। और वैसे भी हिटोसोमी ने मुल्क के लड़कियों के सबसे नामवर कॉलेज में दाखिला लिया था, और मैं इस काबिल नहीं था कि इतनी अमीर लड़की से ताल्लुक रखता। हिटोसोमी को पता था कि नागासावा दूसरी लड़कियों के साथ रातें गुजारता है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो नागासावा से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने कभी अपना हक नहीं जताया। नागासावा ने मुझे एक मुलाकात में कहा था, हिटोसोमी जैसी लड़की मेरे लायक नहीं, और मुझे उससे इत्तफाक करना पड़ा था। इसी मौसम सरमा में मुझे शिंजूकू में रिकॉर्ड बेचने वाली एक दुकान में टेम्परेरी नौकरी मिल गई। हालांकि तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम आसान था, और वैसे भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही जाना पड़ता था, और दुकान का मालिक मुझे सस्ते दामों रिकॉर्ड भी दे देता था। मैंने नाउको के लिए क्रिसमस के मौका पर हेनरी मैंसनी का एल्बम, जिसमें नाउको का पसंदीदा गाना डियर हार्ट शामिल था, वहीं से खरीदा था। मैंने खुद इसको तोहफे की सूरत में सुर्ख रिबन में लपेटा, और उसने अपने हाथों से बने हुए ऊन के दस्ताने दिए थे। हालांकि उसके अंगूठे छोटे थे, लेकिन वो बहुत गर्म थे। उसने शर्माते हुए कहा, ओह, ये कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने दस्ताने पहनते हुए हाथ से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, परेशानी की बात नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है अब कम से कम तुम्हें अपने हाथ जेबों में ठूंसने की जरूरत नहीं। सर्दियों की छुट्टियों में नाओको अपने घर नहीं गई। मैं अभी टोक्यो में ही रहा, और साल के आखिर तक रिकॉर्ड वाली दुकान में ही काम करता रहा। और वैसे भी कोबे में मेरे लिए कुछ खास नहीं था, और ना मैं वहां किसी को मिलना चाहता था। हॉस्टल की क़यामगाह छुट्टियों के लिए बंद कर दी गई थी, इसलिए मैं खाना खाने नाउको के पास जाता। नए साल के मौका पर हमने बाकी सब की तरह चावल का केक और सूप बनाया। 1969 की जनवरी और फरवरी में बहुत सारे वाकयात वकूअ पजीर हुए। जनवरी के आखिर में स्टॉर्म ट्रूपर सख्त बुखार में बिस्तर पर पड़ गया, जिसकी वजह से सारा दिन नावकों के साथ गुजारना पड़ता। फिर मौसीकी के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुझे मुफ्त टिकट हासिल करने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ी। लेकिन उस प्रोग्राम में ऑर्केस्ट्रा ब्राहम की चौथी सिम्फनी बजाने जा रहा था, जो नावकों को पसंदीदा धुन थी। लेकिन सख्त बुखार की वजह से स्टॉर्म ट्रूपर की हालत बहुत ख़राब थी, और मैं अपने सिवाय उसको किसी के हवाले नहीं कर सकता था, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। मुझे किसी पर एतबार न था। मैं उसके पास ही ठहरा, उसके माथे पर बर्फ की पट्टियां की, और हर घंटे बाद उसका बुखार चेक किया, और पसीना साफ करता रहा, और जब जरूरत पड़ी उसकी बनियान भी तब्दील की। बुखार एक दिन तक ऐसे ही रहा, लेकिन अगले ही दिन उसने सुबह उठते ही वही वर्जिश करनी शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही न था। अब उसका बुखार ठीक था,
اور یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی انسان ہے۔ اس نے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے ساری زندگی کبھی بخار نہیں ہوا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ مجھ پر الزام لگا رہا ہو کہ یہ بخار میری وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کو جتایا کہ تمہیں سخت بخار تھا، اور اس کو 2 واضح کیے ہوئے موسیقی کے پروگرام کے ٹکٹ بھی دکھائے۔ اس نے تن کر کہا، کوئی بات نہیں، یہ تو مفت کے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں یہ اس کا ریڈیو اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن میں صرف سر درد لے کر بستر پر لیٹ گیا۔ فروری میں کئی دفعہ برف باری ہوئی۔ مہینے کے آخر میں میری سال سوم کی ایک لڑکے کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا، اور ناگا ساوا نے معاملہ رفع دفع کرنے میں میری بہت مدد کی۔ اس کے باوجود میں موجودہ ہاسٹل کے سربراہ کے کمرے میں بلایا گیا اور خبردار کیا گیا، جس کے بعد ہاسٹل میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تعلیمی سال مارچ میں ختم ہو گیا، لیکن میرے کچھ مضامین رہ گئے تھے۔ کچھ مضامین میں بی، کچھ میں سی اور کچھ میں ڈی گریڈ آئے۔ ناؤکو کو تمام گریڈ اچھے ملے جو اس کے سال دوم میں داخلے کے لیے ضروری تھے۔ اس طرح ہم نے موسموں کا ایک چکر مکمل کر لیا۔ وسط اپریل میں ناؤکو کی عمر 20 سال ہو گئی۔ وہ مجھ سے 7 مہینے بڑی تھی۔ میری سالگرہ نومبر میں تھی۔ اس کی 20 سال کا ہو جانے میں ایک عجیب بات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے ناؤکو کو دراصل 18 اور 19 سال کے درمیان ہی رہنا چاہیے تھا۔ ہماری عمر بڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ 20 سال کی ہو گئی۔ اور موسم خزاں میں مجھے بھی 20 سال کا ہو جانا تھا، لیکن وہ جو مر چکا تھا، صرف اس نے ہمیشہ 17 سال کا ہی رہنا ہے۔ اس کے جنم دن پر بارش ہوئی۔ لیکچر کے بعد میں نے نزدیکی دکان سے کیک خریدا اور ٹرام پکڑ کر سیدھا اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ ہمیں سالگرہ منانی چاہیے۔ اگر اس کی جگہ میری سالگرہ ہوتی تو تب بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے اپنی 20ویں سالگرہ اکیلے منانا مشکل ہے۔ جس ٹرام میں سوار ہو کر میں یہاں آیا تھا، وہاں اتنا ہجوم تھا کہ دکم پیل میں کیک کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی طریقے سے کیک کے اوپر 20 موم بتیاں لگائیں اور ان کو روشن کر دیا۔ پردے کھڑکیوں کے آگے کیے اور بتیاں بجھا دی۔ ہم نے یوں سالگرہ منانا شروع کی۔ ناؤکو نے وائن کی بوتل کھولی، ہم نے شراب پی، کچھ کیک کھائے اور مزے سے سادہ سا کھانا کھایا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ 20 سال کا ہونا بے وقوفی ہے۔ میں اس کے لیے تیار نہیں۔ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی مجھے پیچھے سے دھکیل رہا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میرے پاس تیار ہونے کے لیے ابھی 7 ماہ ہیں۔ اس نے رشک کرتے ہوئے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ ابھی تمہاری عمر 19 سال ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اسٹارم ٹروپر نے نیا سویٹر خریدا ہے۔ اس سے پہلے اس کے پاس صرف ایک ہی گہرے نیلے رنگ کا سویٹر تھا۔ یہ اس کی زندگی میں ایک خوش آئند تبدیلی تھی۔ نیا سویٹر سرخ اور کالے رنگ کا تھا، جس پر ہرن کی تصویر تھی۔ سب لڑکوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو عام گاہ میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا، وہ وٹنابے، بتاؤ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیا میرے ماتھے پر کچھ چپکا ہوا ہے؟ میں نے چہرہ سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا سویٹر اتنا اچھا تو ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شکریہ۔ ناکو کو یہ کہانی پسند آئی۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ اس سے صرف ایک دفعہ ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم اس کے سامنے ہنسنا شروع کر دو گی۔ مجھے تم ایسا سمجھتے ہو؟ میں شرط لگا سکتا ہوں، میں اسے ہر روز دیکھتا ہوں، اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ ہم نے میز سے چیزیں اٹھائیں اور ہم فرش پر بیٹھ کر موسیقی سننے لگے، اور باقی جتنی شراب بچ گئی تھی پینے لگے۔ جب تک ہم ایک گلاس ختم کر پاتے، دوسرا گلاس بھر لیتے۔ اس رات ناؤ کو غیر معمولی طور پر باتونی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بچپن، اپنے اسکول، اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ یہ کہانی تکلیف دہ حد تک تفصیلی اور لمبی تھی۔
मुझे उसकी याददाश्त पर रश्क होने लगा। लेकिन जब वो मुझे ये सब बता रही थी, मुझ पर एक चीज अयां हुई कि जिस तरीके से वो मुझे ये कहानियां सुना रही है, मामला कुछ गड़बड़ है। कुछ दो मायनी बातें थी। हर कहानी की अपनी अंदरूनी मंतक थी, लेकिन एक कहानी का दूसरा कहानी से बड़ा अजीब ताल्लुक था। उससे पहले कि आप उसको समझ पाते, पहली कहानी दूसरी में तब्दील हो जाती, जो पहले ही पहली कहानी में मौजूद होती। फिर तीसरी कहानी शुरू हो जाती, जिसका कुछ हिस्सा दूसरी कहानी में मौजूद होता, और कहानी का एहतमाम कोई नहीं था। मेरा दिल चाहता कि मैं कुछ कहूं, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मौसीकी का एक रिकॉर्ड खत्म होता तो मैं दूसरा लगा देता। आखिरी रिकॉर्ड के बाद फिर पहला रिकॉर्ड। उसके पास सिर्फ 6 रिकॉर्ड थे, और ये चक्कर चलता रहा। बाहर बारिश मुसलसल जारी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, और नाव को अपने बारे में बातें किए जा रही थी। आखिरकार मुझ पर यह राज खुला कि मसला क्या है। वो कुछ बातों को छेड़े बगैर बाकी बातें सुना रही थी, और यकीनन वो बातें जो नहीं सुना रही थी वो केजुकी के बारे में थी। बल्कि वो केजुकी के अलावा बहुत सारी बातें कर रही थी। वो काफी सारे मौजुआत पर बातें करती रही, लेकिन कुछ बातों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। उसने मामूली और गैर जरूरी चीजों के बारे में भी पूरी तफसील के साथ बेशुमार बातें की। मैं कभी उसको इतनी शिद्दत से बातें करते हुए नहीं सुना था, इसलिए मैंने उसे नहीं टोका। जब 11 बजे तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी। वो पिछले 4 घंटे से मुसलसल बात कर रही थी। मुझे आखिरी ट्रेन और हॉस्टल की आधी रात के कवायदो जवाबित की परवाह भी नहीं थी। मुझे जैसे ही मुदाखलत का मौका मिला, मैं फौरन बोला। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, कि आखिरी गाड़ी भी निकल जाएगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे अल्फाज उस तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचे हैं तो वो उसको समझ नहीं आए। एक लम्हे के लिए उसका मुंह बंद हुआ, और फिर उसने अपनी कहानी वहीं से शुरू कर दी। मैंने कहना ही छोड़ दिया, आराम से बैठ गया और शराब की दूसरी बोतल, जो कुछ ही रह गई थी, वो पीने लगा। मैंने सोचा बेहतर है उसकी दिल की भड़ास निकल जाए। हॉस्टल के सख्त असूल और आखिरी ट्रेन अपना काम खुद कर लेंगे। हालांकि उसके बाद उसने बहुत देर बात नहीं की। वो खामोश हो गई। ऐसे महसूस होता था कि उसके बोले हुए आखिरी लफ्ज का बकिया हिस्सा, जिस लफ्ज से वो टूटा था, हवा में तैर रहा था। दरअसल उसने वो बात ही मुकम्मल नहीं की जो वो कह रही थी। उसके अल्फाज हवा में तखय्युल हो गए। वो बात जारी रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात जारी रखना उसे मुश्किल लग रहा था, जैसे अचानक सब कुछ खत्म हो गया हो। वो गालिबन मैं उसके ख्यालात के बहाव को तबाह कर दिया था। बीच में बात करके मेरे अल्फाज ने थोड़ा वक्त लिया था, आखिरकार उस तक पहुंच गए थे। उसके बोलने की ताकत को सल्ब कर लिया था। उसके होंठ हल्के से खुले, और उसने आधी खुली आंखों से मेरी तरफ देखा। वो किसी ऐसी मशीन की तरह लग रही थी जिसका किसी ने चलते चलते प्लग निकाल दिया हो। ऐसे महसूस होता था जैसे उसकी आंखों के गिर्द धुआं आ गया हो, और उसकी आंखों की पुतली पर कोई नीम शफाफ पर्दा छा गया हो। तुम्हारी बात काटने के लिए माजरत, लेकिन मुझे देर हो रही है। एक बड़ा सा आंसू एक आंख से झलका और गाल से फिसल कर रिकॉर्ड के कवर पर आन पड़ा, और ये बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, और उसके बाद आंसुओं की जड़ी लग गई। नाव को कालीन पर चारों शाने झुक गई और हथेलियों से कालीन को दबाने लगी। वो किसी क्या करते हुए शख्स की तरह ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतनी शिद्दत से रोते हुए नहीं देखा। मैं उसके नजदीक गया, उसके कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा, और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो मेरे जिस्म सब लिपट कर रोती रही, कांपती रही। मेरी कमीज गीली हो गई, और उसकी गर्म सांसें और आंसू मेरी कमीज में जज्ब होने लगे।
फिर उसकी उंगलियां मेरी पुश्त पर इस तरह गर्दिश करने लगे जैसे किसी चीज को तलाश कर रही हूँ। कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो वहां हमेशा से थी। अपने बाएं बाजू से उसे थामे मैं दाएं बाजू से उसके सीधे नरम बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा और इसी हालत में नौकों के चुप करने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुई। मैंने वो रात नौकों के साथ ही बसर की। क्या ये करना ठीक था? मुझे नहीं मालूम। हत्ता कि आज 20 बरस गुजर जाने के बाद भी मुझे नहीं मालूम। और मेरा ख्याल है इस बात का मुझे कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन वक्त की मुनासबत से यही था जो मैं सही समझा। वो परेशान थी और उसने मुझे साफ लफ्जों में कहा था कि मैं उसकी परेशानी से निजात के लिए उसकी मदद करूं। फिर मैंने बत्तियां बंद की और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उसके कपड़े उतारे। फिर मैंने अपने कपड़े उतारे। ये अप्रैल की एक गर्म रात थी। फिर हम दोनों बगैर लिबास के एक दूसरे से लिपट सकते थे और हमने एक लफ्ज कहे बगैर उस अंधेरे में एक दूसरे के जिस्म का कोना कोना सहला डाला। मैंने उसको चूमा, उसकी नरम छातियों को हाथ में लेकर खूब प्यार किया। उसने मेरे तने हुए नफ्स को सख्ती से और शिद्दत से पकड़ा। उसकी अंदाम नहानी गर्म और गीली और मेरे रद्द अमल का इंतजार कर रही थी। जब मैंने दखूल किया तो नाव को दर्द से करा उठी। क्या ये उसके लिए पहली दफा था? मैंने जब उससे पूछा तो उसने सर हिलाया। और अब परेशान होने की बारी मेरी थी। मेरा ख्याल था इन तमाम बरसों में नाओको और केजुकी की साथ साथ सोते रहते थे। मैं जितना अंदर तक जा सकता था गया, लेकिन मैंने नाओको को प्यार से थाम लिया और फिर बिल्कुल कोई हरकत नहीं की। और जैसे ही वो पुरसुकून होना शुरू हुई तो मैं फिर हरकत में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता नुक्ता अरूज पर पहुंचा और इंजाल के वक्त उसकी गिरफ्त बहुत सख्त हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने शहवत के हुजान में उससे ज्यादा गमनाक कराहने की आवाज कभी नहीं सुनी। जब हम फारग हो चुके तो मैंने नौको से पूछा कि वो कजूकी के साथ कभी क्यों नहीं सोई। ये एक गलत सवाल था। उसने अपने बाजू मेरे जिस्म से हटाए और आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू कर दिया। मैंने उसका बिस्तर खींचा और कालीन पर बिछा दिया और उस पर चादर ओढ़ दी और सिगरेट पीते हुए अप्रैल की उस रात में खिड़की से बाहर ना खत्म होने वाली बारिश को देखता रहा। सुबह के वक्त बारिश रुक गई। नाव को मेरी तरफ पुश्त किए सो रही थी। वो शायद सोई हुई नहीं थी। चाहे वो सो रही थी या जाग रही थी, उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। लगता था उसका जिस्म यख ठंडा हो गया है और अकड़ गया है। मैंने बड़ी दफा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना मेरी किसी बात का जवाब दिया, न जिस्म को कोई हरकत दी। मैं बहुत देर तक उसकी बरहना खूबसूरत कंधों को देखता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं नाउम्मीद होकर बिस्तर से उठ गया। फर्श पर रिकॉर्ड के डब्बों से, गिलास से, शराब की बू, बोतलों से और राखदान में जो इस्तेमाल कर रहे थे, सब से भरा पड़ा था। और इधर गिरा हुआ केक मेज पर पड़ा हुआ था। मैंने फर्श साफ किया और 2 गिलास पानी पिए। नौकों की मेज पर एक डिक्शनरी और फ्रांसीसी अफ़आल का ब्रोशर पड़ा हुआ था। मेज के ऊपर दीवार पर बगैर किसी तस्वीर के कैलेंडर लटक रहा था, जिस पर दिन और महीने दर्ज थे। वो किसी तारीख के आगे याद दहानी का कोई नोट्स नहीं लगा हुआ था। मैंने अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। मेरी कमीज का अगले वाला हिस्सा अभी भी गीला और ठंडा था। उसमें नाउकों की खुशबू थी। फिर मैंने एक नोट लिखा, जब तुम्हारा मूड ठीक हो तो मैं तुम्हारे साथ एक लंबी गुफ्तगू के लिए खुशी महसूस करूंगा। मेहरबानी करके मुझे कॉल करना। सालगिरह मुबारक।